हाँ, जनरल कैटेगरी का होकर आरक्षण का समर्थन कर रही है, बताइए, मतलब ये तो अद्भुत हो गया। जो है आरक्षण को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि जो हमें लेवल अचीव करना था वो लेवल हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। जैसे ही आरक्षण आया भारत में वैसे ही सब बाहर भाग गए और देश बर्बाद हो गया। देश के प्रधानमंत्री से प्रधान तक सब सीख रहा है झूठ कैसे बोलना है, लोगों को धोखा देना है कैसे, काम कुछ करो भाषण कुछ दो, वही यहाँ भी हो रहा है। तो ऐसे जो हमारे आने वाले समाज के जो लोग हैं, जो ऐसे वर्गों से आते हैं, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कैसे अफोर्ड करेंगे एजुकेशन को? वही यूनिवर्सिटी को बनाएंगे, वही यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सुधारेंगे, लेकिन जब परमानेंसी की बारी आएगी तो चुन लिया जाएगा किसी और को। जब उन चंद लोगों के हाथ में व्यवस्थाएं पहुंच जाएंगी तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक प्रोफेसर हैं वो आए हुए थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग है कि उनकी नौकरी, जो एडहॉक पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी को जो है वो परमानेंट किया जाए। तो इस तरह से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं और ये सब जो एडहॉक है उसमें सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 5000 जो प्रोफेसर है वो एडहॉक पे पढ़ाते हैं, उनकी परमानेंट नौकरी नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि उनकी नौकरी जो है वो परमानेंट किया जाए। तो आप सोचिए कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो विरोध करे। एडहॉक का मतलब होता है कि आपकी नौकरी परमानेंट नहीं है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग बात कर रहे हैं। तो एडहॉक को लेकर जो है वो लोग अपनी राय रख रहे हैं, काफ़ी संख्या में प्रोफेसर हैं और उनसे मैं बात करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। लक्ष्मण यादव भी हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे भी बात करूँगा। और सर, क्या डिमांड थी आप लोगों की? एब्जॉर्प्शन एक्चुअली 10-10 साल, 12 साल, 5 साल, 7 साल से जो एडहॉक्स लगातार पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आज जब परमानेंट इंटरव्यू होता है तब उनको निकाल दिया जाता है वहाँ से। तो इसके पहले वो एलिजिबल होते हैं और वो अच्छा पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे बढ़िया बनाते हैं, और जब परमानेंट अपॉइंटमेंट की बारी आती है तो कुछ सेलेक्टेड लोगों को ले लिया जाता है और उनको हटा दिया जाता है। और कहाँ से आते हैं सिलेक्टेड लोग? 90% डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये उनके साथ इंजस्टिस है जो लगातार 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल इस यूनिवर्सिटी को दिए हैं। वो एलिजिबल लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 8-8, 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले हैं। आईआईटी, मैं खुद भी आईआईटी से हूँ, आईआईटी से, जेएनयू से, इंडिया के टॉप मोस्ट जगह से पढ़ के भी आए हैं। इसके बावजूद उनको डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। तो जब टेम्पररी या क्या बोलते हैं एडहॉक की बारी आती है तो वही पढ़ाएंगे, वही यूनिवर्सिटी को बनाएंगे, वही यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सुधारेंगे, लेकिन जब परमानेंसी की बारी आएगी तो चुन लिया जाएगा किसी और को। और इसी के विरोध में ये एब्जॉर्प्शन का मूवमेंट तो आप लोग परमानेंट जॉब चाहते क्यों? एडहॉक ठीक तो है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने कि एडहॉक ठीक तो है और हर 4 महीने बाद आप रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी तो नहीं है। एडहॉक के पोजीशन भी तो सिर्फ 4 महीने के लिए ही है, उसके बाद बीच में गैप दिया जाता है। और अभी भी कई सारे कॉलेजेस में कुछ शिक्षक अब जो आगे नहीं आते हैं, बताते नहीं हैं, कई शिक्षक निकल जाते हैं जो एडहॉक पढ़ा रहे होते हैं, उनकी पोस्ट से ख़त्म हो जाती हैं, कुछ कई कारणों से निकल जाते हैं, कुछ की शादी हो रही होती है तो उनको आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आप ये देखिए कि एडहॉक्स को प्रिविलेजेस क्या है। आप उनको मेडिकल, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे पर मेरा सवाल ये है कि सारी कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही है, आप लोग प्रोफेसर हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, तो फिर आपकी नौकरी प्राइवेट हो जाए तो क्या दिक्कत? अच्छा, सबसे पहले समझना चाहूँगा कि अगर हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस को, इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे एजुकेशन जो है वो महंगी हो जाएगी। अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आएगी, जो अभी हमें पूरे एजुकेशन साल भर की 15,000, 16,000 में आ जाती है, तो वो इंक्लूसिविटी भी खत्म हो जाएगी ना। मतलब हमारे समाज के सारे तबके के लोग आते हैं इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं। मैं जब खुद आया था तो मैं किस तरह से आया था यहाँ, किस तरह पहुँचा और यहाँ पे एजुकेशन में ले पाया, ये अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता तो नहीं जा पाता। मैं इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उसके, क्योंकि वो प्राइवेटाइज थी ना। तो मैं सरकारी इंस्टीट्यूशन में आया क्योंकि एक उम्मीद थी कि यहाँ से मैं पढ़ लिख करके बेहतर कर सकता हूँ। तो ऐसे जो हमारे आने वाले समाज के जो लोग हैं, जो ऐसे वर्गों से आते हैं, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कैसे अफोर्ड करेंगे एजुकेशन को? और अगर हम इसको भी इतना महंगा कर दिया जाता है तो फिर और इसलिए जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सारे जॉब्स भी प्राइवेटाइज हो जाएंगे, तो टीचर्स भी तो प्राइवेटाइज, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे रहेंगे या फिर कोई ऐसा परमानेंट वैकेंसीज तो नहीं होगी। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन भी जो है एक, तो देखिए ये लक्ष्मण यादव भी हैं, लक्ष्मण जी से समझेंगे हैं।
अपनी बारी आई तो जंतर मंतर आ गए हैं। नहीं, हम लोग तो बहुत पहले जंतर मंतर आते रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जो है ना, ऐसे घूम जाए तो लोग दिखेगा कि आप अकेले नहीं हैं, तो कहेगा कि हाँ सिर्फ लक्ष्मण यादव आंदोलन नहीं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ढेर सारे शिक्षक हैं और हम लोग लगातार यहाँ पर आते रहे हैं और बहुत बड़े बड़े आंदोलन हमने इसी डूटा के बैनर तले लड़ करके जीता भी है। 2016 में यूजीसी 3rd अमेंडमेंट आया था, उसे भी हमने वापस कराया। अरे वो सब हमें ज्ञान मत दीजिए, हमें इतना बताइए कि सारी कंपनियां बिक रही है, आप लोग को अपनी नौकरी परमानेंट क्यों चाहिए? देखिए, ये तो बात है आप लोग कामचोर लोग हैं, जो सरकारी नौकरी वही चाहता है जो कामचोर है। हाँ, ये तो भाई यही तर्क दिया जाता है और निश्चित रूप से जो लोग भी सरकारी खांचे में हैं उनको अच्छे से पता है। बस ये है कि वो लड़ना नहीं चाहते। दिल्ली विश्वविद्यालय के 5000 प्रोफेसर हैं, 5000 प्रोफेसर अगर यहाँ खड़े हो जाएं कि नहीं हमें परमानेंट करना है, लेकिन वो 5000 नहीं आएंगे, इसलिए उनकी नौकरी छीनी जा रही है। और जो पॉलिसी बनाई गई है वो तो सब बिक रहा है, तो विश्वविद्यालय भी बिकेगा भाई, अलग से आपका विश्वविद्यालय थोड़ा ही बच जाएगा। आपकी सवर्ण समाज की क्या राय है, वो पक्ष में है एडहॉक के या वो भी परमानेंट चाहता है? नहीं, परमानेंट चाहता है और बात सवर्ण की नहीं है, बात इसमें आरएसएस की है। जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है उसके लोग नौकरी में जो कुलपति बनवाए गए हैं, जो प्रिंसिपल बनवाए गए हैं, उनमें सोशल मीडिया प्रोफाइल आप उनकी चेक करिए तो वो द्वितीय वर्ष दीक्षित, तृतीय वर्ष दीक्षित लोग हैं। तो जब वहाँ से कैडर ऊपर ड्यू में छाट के जो एडहॉक हैं और सवर्ण हैं या आरएसएस से संबंधित उनको रखा जा रहा है, बाकी को हटाया जा रहा है। मतलब अभी तक ये देखने में आ रहा है कि ताकत में जो है, चाहे वो आरएसएस ताकत ले रहा है, चाहे वो बीजेपी से ले, चाहे वो जो इंटरव्यू लेने आया प्रोफेसर जो प्रिंसिपल है उसका कैंडिडेट हो, उसका हो जाएगा। क्योंकि 100 लोग के एक दिन में इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 मिनट का इंटरव्यू। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू जब होगा तो पता चला 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होगा। 2 से 3 मिनट में आप हमारी कौन सी, आपको तो ऐसे ही भगा देंगे। अरे हमारा तो चेहरे देख के कहेंगे कि भाई ये तो जो है क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी भी इस पूरे एकेडमिया से इतना निराश नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग कमज़ोर हो गए हैं, बहुत सारे लोग दूसरे ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद है कि वो उनके अंदर थोड़ा तो ज़मीर हो। सवर्ण समाज के ओवरऑल क्या राय है, मैं उनसे बात भी करूंगा। वो लोग प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है क्योंकि उससे आरक्षण खत्म होगा, या जब अपने पेट पर लात पड़ रही तो उनको भी लगता है कि गलत है? नहीं, मतलब जैसे यहाँ जो लोग हैं ना वो तो सब एक अलग मुद्दे पर है कि भाई जो जहाँ पढ़ा रहे उसको करो। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो यहाँ 3 धड़ा है। मान लीजिए लेफ्ट का पहले डूटा था, तो लेफ्ट और कांग्रेस के संगठन मिल करके और तमाम सोशलिस्ट संगठन मिल करके, दलित बहुजन मिल करके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन करते थे। अब चूंकि लीडरशिप में बीजेपी के लोग हैं तो अब आप डूटा का कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ बचानी है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, क्योंकि अब इनके जो लीडरशिप है वो उनके मातृ संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वो प्राइवेटाइजेशन के लिए क्यों लड़ेंगे। हाँ, वो एब्जॉर्प्शन के लिए आते हैं, कहते हैं एक भी एडहॉक को बाहर नहीं जाने देंगे, और फिर कल अभी शाम को रिजल्ट आता है कि 10 में से 5 एडहॉक बाहर हो गए। तो एक औपचारिकता निभाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री से प्रधान तक सब सीख रहा है झूठ कैसे बोलना है, लोगों को धोखा देना है कैसे, काम कुछ करो भाषण कुछ दो, वही यहाँ भी हो रहा है। मैडम से बात है। मैडम, क्या क्यों चाहती हैं आप लोग परमानेंट जॉब? हम परमानेंट जॉब इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम परमानेंट जॉब का सपना देख के ही यूनिवर्सिटी में आए भी थे, और हम लोगों ने यहाँ खूब पढ़ा है। मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, 15 साल 20 साल वाले टीचर्स भी हैं, तो इसलिए अब प्राइवेट जॉब तो अच्छा होता है ना, प्राइवेट लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। प्राइवेट जॉब अच्छा होता है का क्या मतलब है? हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर जो है जिस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं और जो अधिकार हमें यहाँ मिलते हैं वो प्राइवेट जॉब्स में नहीं मिल सकते ना सर। सारे दूसरी कंपनियां बिक रही है तो आपका जॉब ही क्यों सरकारी? सर हमारा कंपनी नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी और कंपनी में अंतर होता है, यहाँ पर अलग तरीके का इकोसिस्टम। बाकी जो कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? बाकी कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही हैं, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पर पब्लिक फंड की ज़रूरत होती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ही होने चाहिए, वहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में नहीं है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट की नीति रहती है, प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर्स में करना चाहती है वो आपको देखना पड़ेगा। एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो है गरीबी रेखा से। आरक्षण कैसे खत्म होगा जब तक प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा? ये सरकारी नौकरियां रहेगी तो आरक्षण प्राइवेटाइजेशन इसलिए भी नहीं चाहिए ना कि आरक्षण जो है, आरक्षण को खत्म नहीं करना है, क्योंकि जो हमें लेवल अचीव करना था वो लेवल हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। अच्छा, आप आरक्षण के भी पक्षधर हैं? देखिए, बिल्कुल, क्यों नहीं, आरक्षण का पक्षधर
आरक्षण का पक्षधर इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो अभी जो भी आए हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की आप बात रिजर्व करती हूँ। कैटेगरी की होंगी? जी इसके नहीं, पक्ष में हैं? मैं रिजर्व कैटेगरी की नहीं हूँ, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। उसके बाद भी आप आरक्षण के समर्थन में हैं? आरक्षण के समर्थन में है, क्यों नहीं? क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन के अभी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनका अच्छा, विकास। ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आरक्षण वालों को क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं, प्राइवेटाइजेशन में तो आरक्षण कुछ होता ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में तो वो बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, इसका मतलब सभी को आपने सेम मान लिया, सबका कंडीशन सेम मान लिया। जनरल ऐसा नहीं है। कैटेगरी का होकर आरक्षण का समर्थन कर रही है, बताइए, मतलब ये तो अद्भुत हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है कि किस तरीके से पुराने समय में जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता था, और हजारों सालों से वो पिछड़े रहे। तो हम नहीं चाहते कि वो पिछड़े हैं। एक भी कमजोर कड़ी पूरे समाज को पीछे धकेल देगी, सदियों पीछे धकेल देगी। इस समाज में ये डीयू के प्रोफेसर स्वार्थी हैं। आप लोग देश की राजधानी दिल्ली में हैं, सारी कंपनियां बिक रही थी, आप लोग नहीं निकले। प्रोफेसर का तो काम होता है, मैंने जो नोम चोम्स्की को पढ़ा है, मैं जो तमाम दुनिया भर के प्रोफेसरों को पढ़ता हूँ, वो तो अपने देश में जो भी मुद्दा है उस पर बोलते हैं। आप लोग की अपनी नौकरी जा रही है तो बोलने आ गए। बाकी कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही थी तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, ऐसा नहीं है। शिक्षक को जब जब जहाँ जहाँ बुलाया गया है, शिक्षक दौड़ता है, क्योंकि शिक्षक जो है वो समाज के विकास के लिए काम करता है। मेरा मानना ये है, समाज का विकास जब तक नहीं हो सकता, जब तक जो लोग सबसे कमज़ोर कड़ी माने जाते हैं और जो सबसे सरकारी नौकरी क्यों चाहती हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी करने वाला पाइपलाइन में आता है और रिटायर होकर निकल जाता है, वो कुछ भी नहीं करता है, दो धेले का काम नहीं करता है। सरकारी जिसको सरकारी ठप्पा लगा मतलब वो निकम्मा। देखिए, ऐसा बयान उनका मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इस बयान पे अरे मैम, सारी कंपनियां प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे मेहनत लोग ज्यादा करेंगे। मेहनत जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। मैं आपको जब रेलवे का अपटर्न हुआ था, जो पुराने समय में हुआ था, तो उसमें रेलवेज हो गया और ONGC हो गया, और ये जितनी कंपनी है नवरत्न में आती थी, और ये उससे भी ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमाती हैं। जो प्राइवेट कंपनियों से भी ज़्यादा प्रॉफिट ये कंपनियां कमाती हैं। तो कैसे हो गए निकम्मे प्राइवेट ये एम्प्लॉय? पढ़ाई लिखाई का असर है। देखिए, जनरल कैटेगरी से हैं, पढ़ी लिखी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अफर्मेटिव एक्शन जो रिजर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी है। यही फ़र्क होता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी पर ताला झूले, ना आप पढ़ेंगे ना सवाल करेंगे। ये तो अद्भुत हो गया। जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए। यहाँ जो आप जिस जगह पे है ना, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, समझदार लोग हैं, और यहाँ ऐसा नहीं है। प्रोफेसर तो समाज कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, इसी के लिए तो वो प्रोफेसर है। इसी के लिए तो उसको इतनी ऑटोनॉमी दी गई है कि वो बेहतर सोचे, जो सही है, जो न्यायप्रिय है वो सोचे। तो यहाँ संतुलित आपको विचार मिलेगा, न्याय की बात मिलेगी। और जो इसलिए RSS चाह रही है कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया जाए, सोचने की प्रक्रिया ही खत्म कर केवल इसीलिए नहीं, मतलब वो तो बहुत पुराना उनका पढ़ाई लिखाई कतई वो बंद नहीं करना चाहते, बस सिलेबस बदलना चाहते हैं। ये बात समझिए, जो सिलेबस अभी लेकिन बहुजन अगर गलती से रामायण भी पढ़ गया ना तो उसकी आलोचना करेगा, वो उसको हिसाब किताब करेगा, क्योंकि पढ़ाई मतलब आपको सवाल करना सिखाता नहीं। अभी तो देखिए, ये बात तो मुश्किल है ना शंभू जी कि आप पूरा सिस्टम कोलैप्स करेंगे। बेच रहे हैं, DU की जगह एक बढ़िया अडानी जी का बढ़िया मॉल की तरह से एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। थोड़ा सा आई नो एक्चुअली वाला क्राउड आ जाएगा, जो गाँव के 90% पहली पीढ़ी के लोग, हम सब वही लोग हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में आ गए वो नहीं आ पाएंगे। ये तो बदल जाएगा, और यही वो चाह रहे हैं। देश का गरीब कहाँ चाह रहा है पढ़ाई लिखाई भाई? वो मंदिर चाह रहा है, अयोध्या में मंदिर बन गया, काशी कॉरिडोर चाह रहा है, आप लोग उसको पढ़ाने आए। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पढ़ाता अब हूँ। आपसे तो बात करना और दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। इस देश में तो धर्म विशेष के लोगों को आतंकवादी कह दिया जाएगा। तो लोग को मंदिर चाहिए लक्ष्मण जी, आप पढ़ाई लिखाई पर अटका रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी महाकाल का मंदिर 950 करोड़, काशी कॉरिडोर, अयोध्या बन गया, आप लोग यहाँ सड़क पर पढ़ाई मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और अभी कल परसों 2-3 दिन में पेट का एग्जाम हुआ। 40 लाख लोगों ने फार्म भरा। 37 लाख नौजवान भेड़ बकरी से बदतर स्थिति में एक जिले से दूसरे जिले 1000 किलोमीटर तक गए। और मैं चुपचाप देख रहा था कि इतने नौजवान इस प्रदेश में हैं, उनको नहीं समझ में आया कि कांवड़ ढोने पर फूल बरसाने वाले नौजवानों की परीक्षा अच्छे से हो, इसका सवाल भी नहीं पूछ पाए कि भाई हमें इम्तिहान तो ढंग से देने दो। इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं ना। ये जो जितने नौकरी पेशा प्रोफेसर हैं सब अपना परिवार सोचते हैं,
आप लोग की तो नैतिक जिम्मेदारी थी ना कि आप लोग समाज को जागरूक करते। हाँ, निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी हमें। हम लोग नहीं बचा पाए। हम जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक संगठन जब लड़ता था, पूरे देश के शिक्षक उसको देखते थे कि आप यहाँ पर लड़ रहे हैं तो कैसे। बहुत बड़ी शिक्षकों की आवाज़ है और आंदोलन ऐसा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को बचाने का आंदोलन। आप तो खैर अर्बन नक्सल वाले लिस्ट में आप रुकिएगा अभी। आपका क्या नाम है सर? जी शोभित सचान। शोभित सचान। तो आप भी चाह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन खत्म हो? बिल्कुल सर, प्राइवेटाइजेशन एक तरह से कुछ खास या चंद लोगों के हाथ में हमारी व्यवस्थाएं पहुंच जाएंगी। जब उन चंद लोगों के हाथ में व्यवस्थाएं पहुंच जाएंगी तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे। पहले तो मनमोहन सिंह और अब मोदी जी की सरकार कह रही कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है। ठीक है सर, अब आप मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है। हाँ। जैसे मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, हाँ। हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रेशर है कि हम बच्चों को अच्छे मार्क्स दें। अगर नहीं देंगे तो मैनेजमेंट हमको निकाल बाहर करेगा। सो शिक्षा तो हमारी खराब हो जाएगी ना, वहीं से हमारे ऊपर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रेशर। और क्या क्या नुकसान होगा प्राइवेटाइजेशन का एकदम आपके हिसाब से? आपकी नौकरी वाला छोड़ दीजिए, बाकी क्या नुकसान होगा? प्राइवेटाइजेशन से एक तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और अगर प्राइवेटाइजेशन करना है तो उससे आदमी मतलब बेसिकली कुछ खास लोगों का गुलाम बन जाएगा और फ्री थिंकिंग, आपकी फ्री थिंकिंग तो बिल्कुल खत्म है। जो वो तो ये सारी बातें मतलब यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज होगी तो लागू होता है और बाकी कंपनियां जो प्राइवेटाइज हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? और प्राइवेटाइजेशन तो हमेशा खतरनाक है ना। प्राइवेटाइजेशन से आप एक इक्वालिटी या अरे प्राइवेटाइजेशन इसलिए भी खत्म किया जा रहा है कि इसकी वजह से आरक्षण इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उससे नॉन मेरिट वाले लोग आ जाते हैं। अब आरक्षण तो यूएस में भी ब्लैक्स को मिलता है। हमारे हिसाब से आरक्षण है, समस्या तो होती है। आरक्षण डिफरेंट थिंग्स है। मेन जो गवर्नमेंट का मुद्दा है, अरे सरकार इसीलिए खत्म कर रही है। सुनिए तो मेरी बात भाई, पूरा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है आरएसएस चाहती है कि सरकारीकरण जैसे ही खत्म होगा आरक्षण खत्म होगा। और इस देश आरक्षण तो खत्म पहले ही से ही कर चुकी है। जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ ऑलरेडी खत्म कर चुकी। और रहे हमारे आईआईटी जितने टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन, वहाँ भी आरक्षण नहीं है। लेकिन आपने कभी ये सोचा हमारी जो इंडियन रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज के क्यों डाउन हो रही है? क्योंकि आप लोग कामचोर हैं इसलिए डाउन हो रहा है। पहले सुनिए तो लिखा नहीं आता। आपने अच्छा सवाल याद दिला दिया। 200 यूनिवर्सिटी में आप लोग की रैंकिंग नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन सर देखिए आरक्षण अगर आप देखिएंगे तो आरक्षण की वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटी बर्बाद हो रहा है और इसलिए आप लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। अब आप एक बार डेटा उठा के देखिए कि कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज में कौन से है। तो और ओनली 2% आरक्षण अभी तक तो आईआईटी बना बचा हुआ है। बताइए कितनी आईआईटी हमारी टॉप रैंकिंग में है? कोई आरक्षण का क्यों सपोर्ट कर रहा है? ये सवाल बहुत सही याद दिला दिया, हम भूल गए थे। भारत के 200 एक भी यूनिवर्सिटी 200 की रैंकिंग में नहीं है। कौन लोग वाइस चांसलर हैं, कौन है? व्यक्ति हमेशा इतना ज्यादा काम करता है क्योंकि उसे डर रहता है कि लोग आप रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे, कमेंट करते। देखो मैं रिजर्व कैटेगरी को हूँ, मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि रिजर्व। आप प्राइवेटाइजेशन की बहुत जरूरत है। आप लोग सरकारी नौकरी जब तक की कॉलेज यूनिवर्सिटी है। देखिए ना, जैसे प्राइवेट में मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, बच्चों को अच्छे मार्क्स देना है, तो क्वालिटी तो वहीं से खत्म हो गई। सरकारी में क्या है, हम लोग फ्री हो के एक बच्चों की मार्किंग कर सकते हैं, उनका इवेल्युएशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्राइवेट में इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। ये आरक्षण की वजह से भारत का एक भी यूनिवर्सिटी 200 टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं है। बिल्कुल, और आरक्षण नहीं था तो विश्व का सारा ज्ञान यही था, सारा विज्ञान यही था। आरक्षण कब आया? 1997 में SC/ST का एजुकेशन में आया, 2006 में OBC का आया। 97 के पहले इस देश में कैम्ब्रिज था, ऑक्सफोर्ड था और तमाम बड़े बड़े शोध यहाँ से हो रहे थे। राफेल पहले यहीं बन गया था और जितना भी मोबाइल की कंपनियां सब यही थी। जैसे ही आरक्षण आया भारत में वैसे ही सब बाहर भाग गए और देश बर्बाद हो गया। मैं तो सहमत हूँ इस बात से। नहीं, आप लोग की तो नौकरी जानी चाहिए। जब आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो 200 टॉप यूनिवर्सिटी में भारत की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? हाँ, उसका दोष हमें ही है क्योंकि हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी, अब हम तो टेम्परेरी नौकरी वाले हैं। हमारी नौकरी परमानेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी को हम क्या 200 पहुँचाएंगे?
ये पहला आप नेशनल दस्तक लाखों लाख लोग देखते हैं और इन लाखों लाख लोगों से मेरा सवाल है, आपके सामने बहरूपीय लोग आकर के कह रहे हैं दुनिया में देश का नाम करेंगे, देश को बहुत बड़ा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और देश की राजधानी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके 10,000 में से 5,000 प्रोफेसर अगर एडहॉक हैं तो विश्व गुरु बनाने वाला दावा कहाँ गया? और उसमें से आधे से ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी के फर्स्ट जनरेशन के लोग। ये मैं बस 2 मिनट में समझाऊंगा। इस देश में पहले सरकारी स्कूलें थी और जब सरकारी स्कूलों में सवर्ण बच्चे पढ़ते थे तब तक वो स्कूल अच्छा था। जैसे ही गैर सवर्णों के बच्चे पढ़ने लगे सरकारी स्कूल बर्बाद किया गया। अब स्थिति ये हो गई है कि आपकी शुरुआती तालीम अगर सरकारी स्कूल में होती है तो बाद में आप सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के जाने लायक नहीं बचेंगे। अब ये हो गया कि अगर आपकी शुरुआती तालीम प्राइवेट स्कूल में होती है तब आप हायर एजुकेशन में जा पाएंगे। अब हायर एजुकेशन में भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पहुंचने लगे हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग पहुंचने लगे हैं, तो कोशिश है कि वहाँ भी एडहॉक कर दिया जाए, नौकरियां खत्म कर दिया जाए, और उसी कड़ी में ये प्राइवेटाइजेशन है। लब्बो लुआ भी है कि तमाम जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाने के रोकने का एक बड़ा प्लान है, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो, रेल, सेल, गेल, वेल हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी हो। सरकारी नौकरी खत्म करने का एक सूत्री कार्यक्रम इसीलिए लागू है कि जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है वो उसमें न जा पाए, और इसके चपेट में सवर्ण समाज के वो लोग भी आ रहे हैं जो तरक्की पसंद हैं, पढ़े लिखे हैं और जो सरकारीकरण के पक्ष में है। मतलब सवर्ण गरीब भी इस चपेट में आएगा, सवर्ण गरीब छात्र भी आएगा, लेकिन इस पूरे निजीकरण में SC ST OBC माइनॉरिटी की बर्बादी तय है। मुझसे लिखवा लीजिए, ये पूरा लबो-लुआब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं, जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सड़कों पर हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कैमरामैन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।